हेलो ऑल, करते हैं आज एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, यू कैन सी 15th चैप्टर है। तो कैसे फूड रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है ये इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर से ऐसे किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो एनटीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं, समझते हैं और फिर अपने को भी समझ आएगा कि लेवल क्या रखना है। ठीक है, तो देखते हैं। So first is 3 crops that contribute maximum to global food grain production are। तो इसके लिए देखो आंसर आपको क्या लेना है, आपको ये देखना है कि 3 मेजर फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेजर बल्क में। तो देखो बच्चों, इससे शुरू करते हैं। व्हीट, राइस, बार्ली। बार्ली यानी कि जो जौ होता है, जौ बोलते हैं ना जो, देखो व्हीट तो आपको पता है गेहूँ, राइस इज चावल, तो व्हीट और राइस बल्क में है, लेकिन इसमें आता है ये बार्ली यानी जौ। जौ इतना मतलब वैसे नहीं खाते हैं, मतलब बल्क ग्रेन नहीं माना जाएगा। देन राइस, चावल, अगेन मेज, मक्का, सोरगम। सोरगम क्या है? सोरगम इज ज्वार, तो ये भी इतना नहीं खाया जाता है। ज्वार भी मतलब बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्शन होता है ना, इतना नहीं लोग फॉलो करते हैं। व्हीट, मेज, शोरगम, अगेन वही वहाँ राइस में शोरगम हो गया या व्हीट में शोरगम हो गया, तो अगेन ये अपना ज्वार है जो इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो आंसर इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा व्हीट, राइस एंड मेज, ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि गेहूं भी लोग हर जगह खाते हैं, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड व्हीट चलता है। राइस भी पूछो ही मत, ऑल ओवर द वर्ल्ड राइस चलता है, एंड इवन मेज। तो हर जगह, हर जहाँ भी चले जाओ आप, ये 3 ऐसे ग्रेन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस पे लोग डिपेंडेंट होते हैं। जैसे वीट के, गेहूं का आटा कहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है। राइस, चावल कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। मेज़, मक्का, सब लोग यूज़ करते हैं। सो ये 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल यूज़ में आते हैं और मेजर फूड ग्रेन में काउंट होगा। जौ और ज्वार यानी बार्ले एंड शोरगम, ये इतना नहीं होता है, ये वैसे भी वैसे सेकेंडरी वो आ जाते हैं, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये 3 है, तो इसलिए आप ऑप्शन ए टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंट्रोल। अब जैसे हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि कैसे प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये हमने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा था। तो हाउ द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कैन बी अचीव्ड। देखो प्लांट जो है, आपको यहाँ पूछा जा रहा है केमिकल कंट्रोल से आप किस किस चीज़ से, कौन सी प्लांट डिजीजेज जो है उनसे बचा पाओगे। तो यहाँ पे वायरल है, फंगल है, डिजीजेज कॉज बाय नीमाटोड। तो बच्चों वायरल डिजीजेस खूब होते हैं प्लांट में। जैसे कि एक बीमारी आती है जो वायरल है, दैट इज टोबैको मोज़ैक डिजीज, ये वायरल है। फंगल भी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बीमारियाँ जो हैं वो फंगल होती हैं जहाँ तक। नीमाटोडा, नीमाटोड्स भी बहुत नुकसान, टोबैको को ही नुकसान करते हैं नीमाटोड्स भी। तो नीमाटोडा आर ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। आजकल हालांकि टेक्निक्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करके एक टेक्निक आती है, उससे भी बहुत कंट्रोल किया गया है, लेकिन मान लो कोई एरिया में इतने सारे इस तरह के फंगल या वायरल हो जाते हैं। फंगस तो बिल्कुल ईजिली फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ऐसे केसेस में हम प्लांट को केमिकली जब बचाना है, तो क्या हम सिर्फ एक पर्टिकुलर डिजीज से बचा पाएंगे या फिर सबको बचा पाएंगे? तो आंसर होना चाहिए यस। देखो वायरल से भी आप बचा सकते हो, फंगल से भी बचा सकते हो, नीमाटोडा से भी बचा सकते हो। तो आंसर इसका आना चाहिए ऑल ऑफ दीज। यानी अगर हमने केमिकल कंट्रोल सिस्टम अपनाया तो हम सारे तरह, हर टाइप के डिजीजेस से प्लांट्स को बचा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज। एंड दीज पैथोजेन जो होते हैं ना, प्लांट पैथोजेन, बहुत प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है,
ठीक है, ये केमिकल कंट्रोल वही हुआ कि स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो ये केमिकल्स ही हैं जो स्प्रे करना होता है और करके उनको फैलाते हैं, है ना। तो ये होता है तो ये इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम केमिकल कंट्रोल करेंगे उतना क्रॉप में भी केमिकल, क्योंकि डिग्रेड नहीं होते ना केमिकल, फिर वो क्रॉप से आगे 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 हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे पहुंचते चले जाते हैं, फिर हम तक भी पहुंचते हैं। इसलिए कहते हैं ना आजकल फ्रूट्स एंड ग्रेन्स अच्छे से धो के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स बिना किसी प्रॉब्लम के डिग्रेडेशन के हम तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, next is which of the following is not an intention of producing plant using a portion of plant tissue or cells in a suitable nutrient medium based on principle plant cells have the capacity to produce plants of their own kind। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा आपके लिए पूछ दिया भाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि देखो, दिस सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशन। क्वेश्चन समझिए आप लोग, नॉट एन इंटेंशन फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग पोर्शन। देखो पहले बात तो देखो, पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू या सेल्स को जब सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जाता है, जिसको कहते हैं हम एक्सप्लांट, ठीक है, ये पोर्शन ऑफ प्लांट ये जो है ना, इसको एक्सप्लांट बोलते हैं। इस एक्सप्लांट को जब आप सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं ना, न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि ये एक ऐसा स्पेशल मीडियम होता है लिक्विड जिसपे सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्स्ड होते हैं। और जब वो न्यूट्रिएंट, देखो सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट का मिक्सचर ही तो है। सॉइल में हर वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए नीडेड होता है, अग्रीड। तो वैसा ही मैं चाहूँ अगर कोई प्लांट को आर्टिफिशियली अपने घर में लैब में ग्रो करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सॉइल में जो जो चीज़ें प्रेजेंट है वो उसको उस मीडियम में बना के दे दूँ, तो क्यों नहीं ग्रो करेगा, बिल्कुल ग्रो करेगा। तो ऐसे ही हम लैब में जब इस तरीके से ग्रो करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। जब आप प्लांट का कोई भी एक पार्ट होता है, जब हम उस पार्ट को लेके उसको भरपूर न्यूट्रिएंट सारा जो उसको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है सब चीज़ें इसमें मिक्स करके दे दी अगर हमने, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये एक्सप्लांट क्या है, ग्रो कर जाता है और पूरा न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम मिलने पे इट डेवलप्स द न्यू प्लांट। तो आपने देखा ना, ये एक्सप्लांट में वो कैपेसिटी है कि वो न्यू प्लांट डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये वही कह रहा है। तो इस काम को करते समय कौन सा, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो हम ध्यान नहीं देते या हमारा इंटेंशन नहीं होता है। तो मेरा, जैसे मैंने एक्सप्लांट लिया, उसको ग्रो किया न्यूट्रिएंट मीडियम में, ग्रो करके नया प्लांट डेवलप कर दिया। अब इसको करने के हमारे क्या क्या एम हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या एम है जो हमारा इस प्रोसेस के दौरान हम एम नहीं करते हैं। तो अब देखो, टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट, बिल्कुल करेंगे। ये तो हमारा प्राइमरी एम हो जाता है कि हमारे को, जैसे मान लो मुझे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना है, लैब में मैं ऐसे करके एक साथ हज़ारों प्लांट ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक साथ हज़ारों प्लांट ग्रो कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए फ़ायदा हुआ ना बच्चों, कि एक साथ इतने सारे क्वांटिटी में हमें प्लांट्स मिल रहे हैं। तो टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट, यस ये हमारा एम बिल्कुल होगा। टू डेवलप लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ लिमिटेड स्पेस एंड टाइम, ये तो मैं बोल ही रही हूँ कि छोटा सा लैब भी होगा तो इतने इतने से मीडियम में इतने इतने से एक्सप्लांट करेंगे तो कितने सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे। तो ये एम तो हमारा बिल्कुल है। टू ऑब्टेन प्लांट विच प्रोड्यूस मोर फर्टाइल सीड्स, यस कि हमें ऐसे प्लांट्स चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल सीड्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो ये एम तो बिल्कुल ही है हमारा। तो जब ये तीनों एम है तो कौन सा नहीं है, टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन कम क्यों करेंगे भाई, लाइफ स्पैन अगर हम कम करेंगे तो प्लांट का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं कम होगा।
So option B, to reduce the period of lifespan of plant, is the wrong intention. ये intention टिश्यू कल्चर के दौरान बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं. Which of the following is not a cereal crop? Cereal crop यानी जो हम staple diet में अपना लेते हैं, जैसे wheat क्या है, एक cereal है, तो this is a cereal crop, इसको cereals में काउंट करेंगे. राइस भी बिल्कुल सीरियल है. ठीक है, शॉरगम ये भी सीरियल है, खाने में काम में आते हैं, मतलब डायरेक्टली एज इट इज़. ठीक है, एंड मस्टर्ड नहीं है. मस्टर्ड को ग्राइंड करके फिर इससे ऑयल निकाल के फिर हम इसको यूज़ में लेते हैं, तो डायरेक्ट आप नहीं खा सकते हो इसको. ठीक है, बट दीज 3 कैन बी ईटन दैट वे. सो सीरियल क्रॉप कौन सा नहीं है, तो आंसर इज मस्टर्ड. नेक्स्ट, इट सेज सोनालिका इज अ वेराइटी ऑफ. सोनालिका आपको पता है किस चीज की वेराइटी है सोनालिका? सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये सब बेस्ट वेराइटी ऑफ वीट है, जो कि इंडिया में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू स्पेशली क्रिएट करे गए हैं, जो हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं. तो आप ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सोनालिका किसका वेराइटी है, तो आंसर इज वीट. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, विच स्पीसीज ऑफ इटालियन हनी बी इज यूजफुल फॉर हनी प्रोडक्शन? तो देखो, एपिस इंडिका इंडियन है, ये इटालियन हनी बी पूछ रहा है, राइट. एपिस डॉर्सटा ये सब इंडियन है, तो इटालियन हनी बी कौन सा है? एपिस मेलिफेरा. तो आपका आंसर होना चाहिए एपिस मेलिफेरा. ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है बच्चों? रिक्वायर्ड इन, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड in less quantity. So nutrients required in less quantity is called micronutrient. ठीक है, तो इसमें आप कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपका? देखो, नाइट्रोजन तो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है बिल्कुल ये, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. तो नाइट्रोजन अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो माइक्रो कौन सा है जो कम अमाउंट में चाहिए? ठीक है, तो देखो, पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. स्टोमेटा वगैरह के ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पोटेशियम इज़ मच नीडेड, तो इट इज़ ऑल्सो अ मैक्रो न्यूट्रिएंट. ठीक है, देन मैग्नीशियम तो और भी है, क्लोरोफिल वगैरह में ये अटैच्ड होता है, तो उसके लिए तो ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है. तो जब ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट निकले, यानी बहुत ज़्यादा बल्क में रिक्वायर्ड होते हैं ये तीनों, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा हुआ? आंसर इज जिंक. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ये प्लांट को चाहिए होता है, अपने लिए भी है बच्चों. अपने को भी न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के कैटेगराइज्ड हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में फंक्शन ज़्यादा होते हैं, और माइक्रो वो जो ना हो तो डेफिशिएंसी से 10 प्रॉब्लम आ जाएंगी, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड, थोड़ा सा भी चाहिए लेकिन चाहिए, तो दैट इज जिंक. ठीक है, तो जिंक फॉल्स इन माइक्रोन्यूट्रिएंट कैटेगरी, तो ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट, विच फिश फीड्स इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड? मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड में कौन फीड करता है? ये तो फिर फैक्ट के इंफॉर्मेशन आ गए आपके. कटला, मृगल, रोहू, ये सब कहाँ फीड करते हैं? तो मिडल जोन में फीड का पूछ रहे हैं, तो कटला जो है, कटला इज सरफेस फीडर. ठीक है, मृगल और कॉमन कार्प ये दोनों ही बॉटम फीडर्स हैं, बिल्कुल नीचे, अंदर, नीचे नीचे. तो आंसर क्या आ गया? आंसर इज रोहू, दैट फीड्स इन द मिडल जोन.
ठीक है। सो दिस इज द आंसर, रोहू फीड्स इन द मिडिल जोन। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एनटीएससी में आने वाले हैं या आते हैं, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा ऐसा ही रखना आप लोग, ठीक है। और आई थिंक वी आर डन फॉर दिस चैप्टर। आपको थोड़े से मैं ये एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, तो अब आप इससे थोड़ा आइडिया बिल्कुल ले सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस अपने एनटीएससी में आने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय, यू ऑल टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।